हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरीक्षण रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो AB द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, जो परावैद्युतांक माध्यम K में स्थित है। अब निरक्ष स्थिति जानना जरूरी है। निरक्ष स्थिति का मतलब यह होता है कि जब बिंदु द्विध्रुव पर न हो, द्विध्रुव के बाहर लंबवत रेखा पर स्थित हो, तो उसको कहते हैं निरक्ष स्थिति। अब हम देखें तो फिगर से यह AB इसका मध्य बिंदु O है, यह A पॉइंट है और यह B पॉइंट है। A पर धन Q चार्ज है और B पर ऋण Q चार्ज है। अब इनके बीच की दूरी 2L है। हम जानते हैं कि L लंबाई यहाँ होता है, B से O तक L और O से A L, यानी कि ये हो गया 2L। अब निरक्ष का मतलब कि बिंदु O से लंबवत R दूरी पर, ये हो गया लंबवत R दूरी पर पॉइंट P है, ये R है, इनके बीच की दूरी R है। अब जब P है तो ये देखा जाए P से B को मिला दिया जाए और P से A को मिला दिया जाए। अब जो ये रेखाएं होंगी, ये जो बढ़ेंगे, ये मिलेगा E1 धन Q आवेश के कारण, और ये ऋण Q है तो ये मिलेगा E2 ऋण Q आवेश के कारण। अब यदि ये थीटा एंगल हो तो यहां भी इसके समांतर थीटा एंगल होगा और ये रिजल्टेंट हुए इसके, यानी कि E जो होगा वो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट होगा। जब रिजल्टेंट परिणामी होगा, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ का जो हम स्पेस खींच लें तो ये जो होगा E1 साइन ऑफ थीटा, और ये जो होगा ये होगा E2 साइन ऑफ थीटा। इधर देखा जाए तो इधर जो होगा वो होगा, इधर जो बल परिणामी मान होगा ये होगा E1 cos ऑफ थीटा, और ये होगा E2 cos ऑफ थीटा। ये जो मिलेगा, ये दोनों परस्पर विपरीत दिशा में है, यानी कि दो घटक हो गए, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। अब ये परस्पर विपरीत दिशा में है तो निरस्त हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, और परिणामी तीव्रता मिलेगा। तो ये देखा जाए तो हम लिख सकते हैं, माना AB द्विध्रुव है, माना AB द्विध्रुव है, जो परावैद्युतांक
माध्यम के में स्थित है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। मध्य बिंदु O से लंबवत r दूरी पर P स्थित है। P स्थित है जिस पर आवेश E पर देखा जाए तो धन आवेश ऋण Q तथा धन Q स्थित है। तथा इनके बीच की दूरी इनके मध्य बिंदु O से P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 तथा E2 है। E1 तथा E2 है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 और E2 है। तो बिंदु P को A से तथा बिंदु P को B से मिलाया गया है। तो देखा जाए तो बिंदु धन Q आवेश और ऋण Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 बराबर 1/4πε0 इंटू K और ये हो गया Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब R प्लस L कहाँ से मिला? ये समकोण त्रिभुज है, ये R है और ये L है। तो AP निकाला जाए तो AP इक्वल टू होगा AP इक्वल टू ये कर्ण है तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये स्क्वायर है तो AP स्क्वायर बराबर हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये जब निकल गया तो हम अब थोड़ा सा देखें E2 इक्वल टू
ये साथ ही साथ ये भी देख लें कि इसकी डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन होगा ए से पी के दिशा में, ए से पी के दिशा में, ए से पी के दिशा में। अब बी पर देखा जाए तो E2 बराबर क्या होगा 1/4πε0 k और Q बटे, ये भी वही चीज है, ये भी कर्ण है, यानी कि कर्ण हो गया। तो इसका भी मान निकालें तो वही मिलेगा R² प्लस L स्क्वायर। ये हो गया। इसका जो दिशा होगा वो होगा B to P दिशा में। ठीक है। अब E1 E2 मान परस्पर, जो E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा है, ये परस्पर बराबर है परंतु दिशाएं भिन्न हैं। अतः E1 और E2 के AB के लंबवत व समांतर दो घटकों में विभाजित करने पर AB के लंबवत घटक E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा परस्पर निरस्त हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बराबर और विपरीत है। हम देख रहे हैं एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं। जबकि AB के समांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण ये परस्पर जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ये देखा जाए तो E = होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब ये वैल्यू रख दिया जाए तो E1 का मान है 1/4πε0 k Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर और E2 का मान है 1/4πε0 k Q/R² प्लस L स्क्वायर। cos थीटा दोनों में सेम है, तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/4πε0 k Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये भी हो गया 1/4πε0 k Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये हो गया cos ऑफ थीटा। दोनों सेम है तो जुट गया। तो ये हो गया 1/4πε0 k Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 cos ऑफ थीटा। अब cos थीटा यहाँ से देखा जाए, cos थीटा की वैल्यू हम निकालें तो क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखा जाए। तो cos ऑफ थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। cos ऑफ थीटा ट्रायंगल में जो ट्रायंगल हमारे पास है उस ट्रायंगल से देखें तो cos ऑफ थीटा बराबर मिलेगा OB बटे PB। देखें OA टू OA cos थीटा, ये cos थीटा है, तो OA बटे PA, OA बटे PA। ये देखा जाए तो OA कितना है, OA है L
पी ए कितना है देखिए, पी ए को लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, या ये लिख सकते हैं ओ पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अब ये जब मिल गया तो देखें क्या होगा। ये पी ए है, पी ए का मतलब कर्ण है, तो कर्ण होगा तो ये पूरा का 1/2 होगा। ये लिखा जाए तो ये हो गया यल, और ये मिलेगा आपको आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये हो गया 1/2। अब ये वैल्यू यहां रख दिया जाए तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हो गया 2l बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर 1/2। ये क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2ql आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पर 3/2, क्योंकि 1/2 धन है, यहाँ ये 1 है तो 2 करने 2 2 1 3 3/2। 2ql बराबर p होता है, हम जानते हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर 2/3। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जो यल का मान है आर की अपेक्षा में बहुत कम है, तो यल टेंडिंग टू बहुत कम है, तो इसका वर्ग भी बहुत कम होगा। अतः बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे आर स्क्वायर, और ये हो गया 3/2 है, तो ये भी हो गया 3/2। यहां से लिखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ये मिलेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे आर क्यू। जब P बटे आर क्यू मिल गया, अब निर्वात अथवा y के लिए k का मान हम लोग रखते हैं क्या 1, तो ये रख दिया जाए तो क्या मिलेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे आर क्यू, और जो मात्रक होगा उसको हम लिख सकते हैं मात्रक लिखें तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अब थोड़ा सा हम ध्यान दें तो क्या लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत क्षेत्र की अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगा। यदि हम देखें किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होगी वो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तथा वैद्युत के कारण तीव्रता E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। जब r³ हुआ यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² तथा वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होती है। कहने का मतलब क्या है,
कहने का मतलब यह है कि एक लघुबद्ध द्विध्रुव के कारण किसी अक्ष बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्ष स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता के दुगुनी होती है। क्षेत्र की तीव्रता के दुगुनी होती है, क्योंकि इसके पहले जब पढ़े थे तो वो पढ़े थे E = 1/4πε0 2p/r3, और यहाँ जब पढ़ रहे हैं तो E = 1/4πε0 p/r3। अब एक थोड़ा सा इस पर उदाहरण देखा जाए। कह रहा है भुजा ए वाले वर्ग के चारों शीर्षों ए, बी, सी और डी पर एक समान आवेश क्यू रखा गया है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो जब लगने वाला बल कह रहा है, यानी कि वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं क्या है? हम जानते हैं कि जो ए बी होगा, बी सी होगा, सी डी होगा और डी ए होगा वो बराबर होगा। जब बराबर होगा तो हम मान लें ए है। अब वर्ग देखें, ये हो गया ए, यहां से ए, यदि ये हो गया बी, यहां मिल गया, वर्ग है, सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो ये मिल गया। तो ये देखा जाए थोड़ा सा, तो ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब कह रहा है क्या? ये कह रहा है कि डी पर एक समान आवेश क्यू रखा गया, यानी कि सभी पर जो आवेश है वो क्यू आवेश है। यहां पर भी क्यू आवेश है। जब क्यू आवेश है तो अब ये वर्ग है, तो यह भुजा, ये देखें, ये निकालें बी डी, तो ये इतना ए है, ये भी ए है, तो ये हो गया करड़ी में a² प्लस a², यानी कि ये मिलेगा। हम BD निकालना चाहें तो BD बराबर निकाल सकते हैं करड़ी में BC² प्लस CD², यानी कि ये मिलेगा हमारा a² प्लस a², यानी कि √2 a² है तो a मिलेगा। डी पर रखे, डी पर जो आवेश है तो इसका देखा जाए, पूछ रहा है कि बल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, यानी कि ये ए के कारण ये F1 बल है, और इस Q आवेश के कारण, जो Q आवेश है डी पर रखे Q आवेश पर C पर रखे आवेश के कारण, यानी कि इस पर रखे आवेश के कारण ये बल लगेगा, तो ये F2 होगा। परिणामी का मान देखें तो B पर जो रखा गया Q है D के कारण, ये जो बल लगेगा वो F3 होगा। ठीक है। अब परिणामी बल पूछ रहा है, दोनों समान आवेश है, धन Q आवेश है। जब दोनों धन Q आवेश है तो हम जानते हैं समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण बल लगता है। तो जब शीर्ष D पर रखे आवेश Q पर जो शीर्ष है, शीर्ष D पर रखे Q आवेश, जो Q आवेश है, आवेश पर जो शीर्ष है, ये भी शीर्ष ए भी है, ए पर रखे आवेश के कारण, आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा।
बल है वो प्रतिकर्षण है, प्रतिकर्षण बल है, तो इसलिए F1 इक्वल टू हम जानते हैं 1/4πε0 Q इंटू Q, यानी कि इन दो आवेशों के, तो ये हो गया Q इंटू Q अपान R² होता है, तो जब R² होता है तो ये हो गया A², ये मिल जाएगा 1/4πε0 Q² अपान A²। अब डायरेक्शन क्या होगा, A से D की ओर होगा, AD दिशा में होगा। ठीक है, अब शीर्ष D पर रखे Q आवेश पर शीर्ष C पर रखे आवेश के कारण जो प्रतिकर्षण बल होगा F2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4πε0, वही चीज Q² अपान A², ये मिल गया। अब शीर्ष D पर इसका जो डायरेक्शन होगा, ये जो मिलेगा डायरेक्शन C से D की ओर, C से D की ओर, CD दिशा में है। शीर्ष D पर रखे Q आवेश पर, अब क्या बचा, D पर रखे आवेश Q के कारण प्रतिकर्षण बल ये देखा जाए तो B से D यानी कि F3 इक्वल टू वही चीज 1/4πε0 और Q² अपान, अब ये थोड़ा सा ये मिल गया 2a √2a, तो ये लिख सकते हैं √2 और a अलग है इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये मिलेगा 1/4πε0 Q² बटे 2a²। अब इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या मिलेगा, B से D दिशा में। ठीक है, अब क्या लिखें, अब बिंदु D पर रखे आवेश पर परिणामी प्रतिकर्षण बल, अब रिजल्टेंट हमको निकालना है। बिंदु D पर रखे आवेश Q पर
या रखे आवेश पर परिणामी रिजल्टेंट पूछ रहा है, रिजल्टेंट परिणामी प्रतिकर्षण बल क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखा जाए। ये 45 डिग्री का होगा। जब ये 45 डिग्री का होगा, 45 अंश का, 90 डिग्री है, डिवाइड कर रहा है, तो ये 45 डिग्री का होगा। या ये देखा जाए, ये मिलेगा 45, ये समकोण है, वर्ग है तो समकोण है, ये डिवाइड करेगा 45 अंश, ये मिलेगा 45 अंश, 90 डिग्री का होता है। तो परिणामी तीव्रता लिखा जाए तो F इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मिलेगा F1 cos 45 प्लस F2, ये F2 है तो ये मिलेगा cos ऑफ 45। F3 है तो जब F3 है तो F3, अब ये वैल्यू रखा जाए F3 क्या मिलेगा, ये हो गया F1 यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर, सब जगह है, F2 की जगह पर है या F3 की जगह पर है तो ये लिख लिया जाए। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर cos 45 का मान रख दिया जाए, ये हो गया 1/√2। F2 के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर, ये भी हो गया 1/√2। F3 का मान रख दिया जाए तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान 2A स्क्वायर। अब देखिए क्या कॉमन है, तो ये लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर, क्या मिलेगा 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस हो गया 1/2, सॉल्व किया जाए तो ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर, ये देखा जाए तो ये मिलेगा 2/√2 और प्लस हो गया 1/2। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो जो फोर्स मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर, ये हो गया √2 प्लस 1/2। √2 से 2 को लिखे हैं √2 इंटू √2 समाप्त हो गया, ये मिल गया। अब जो मात्रक होगा बल है तो ये हो गया न्यूटन। डायरेक्शन देखें क्या होगा, अब ये हो गया B से D की ओर, ठीक है। यही पूछ रहा है कि बताइए लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, बिंदु D पर रखे आवेश पर। तो ये मिल गया फोर्स जो मिला F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान A स्क्वायर ब्रैकेट में √2 प्लस 1/2 न्यूटन।